गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 14 जुलाई 2020। हमने 13 तारीख की जो वीडियो थी उसके अंदर लेसन स्टार्ट किया था, अध्याय 3 जल संसाधन। तो आज उसी अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या होती हैं कि नदी के जल के ऊपर या नदियों के ऊपर बांध बनाकर अनेक उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहलाता है। जैसे सिंचाई के लिए नौका संचालन, मछली पालन, परिवहन आदि, ये क्या है, बहुत से उद्देश्य हैं। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन यानी जल का प्रबंधन करना, यानी जल को वेस्ट होने से बचाना, नष्ट होने से बचाना जल संसाधन प्रबंधन कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज, जिसे हम इंग्लिश में रिकॉर्ड बोलते हैं, बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। तटबंध का मतलब होता है बांध, और क्या है, बांध बनाकर वहाँ से क्या निकाली गई हैं, नहरें निकाली गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह प्री पार्टी आधुनिक भारत में भी जारी रखा, यानी यह कार्य अब भी इसको जारी रखा गया है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। बांध क्या हैं और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे आवश्यक है? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। बांध क्या हैं? परंपरागत बांध यानी जो पहले से ही बने हुए हैं, यानी जो प्रकृति ने अपने आप बना दिए हैं, परंपरागत बांध कहलाते हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। क्या है ये? परंपरागत बांध हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौका चालन और मछली पालन भी है। आंतरिक नौका चालन बांध बनाकर पानी इकट्ठा करके उसके अंदर क्या चलाई जाती है, नौकाएं चलाई जाती हैं। तो ये क्या है, जो नदियाँ हैं या बांध हैं उनकी उपयोगिता भी है। अब आगे आता है, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ हमने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, किसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं? बांधों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे अनेक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे ये आपने ऊपर पढ़ा है। ये उदाहरण के लिए, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे भाखड़ा बांध कहाँ है, तो वो है सतलुज और व्यास नदी के बेसिन पर। जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आता है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो हीराकुंड बांध कौन सी नदी परियोजना के ऊपर है? महानदी बेसिन के ऊपर उपलब्ध है। बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती हैं। तो बांध की डेफिनेशन क्या है? जो बांध की डेफिनेशन है वो है, यहाँ से
बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। तो ये क्या कहलाता है? बांध कहलाता है। न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। तो बांधों का जो क्या है वर्गीकरण, ऊंचाई के आधार पर बांधों का वर्गीकरण उसकी संरचना यानी बनावट, उद्देश्य या ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कितने प्रकार के बताए गए? मुख्य रूप से 2 प्रकार के बांध बताए गए हैं। संरचना के आधार पर लकड़ी के बांध या पक्के बांध, यानी कच्चे बांध और पक्के बांध। ऊंचाई के आधार पर बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। ये कितने टाइप बताए इसके? प्रमुख रूप से 4 टाइप हैं बांधों के। संरचना के आधार पर 2 प्रकार के बताए गए हैं, कच्चे बांध या लकड़ी के बांध, तटबांध या पक्का बांध। इसके अलावा ऊंचाई के आधार पर बांधों को बड़े बांध एक, दूसरा मुख्य बांध, तीसरा मध्यम बांध और इसके बाद आता है आपका ऊंचे बांध। ये क्या प्रमुख हैं? 4 भाग हैं। इससे आगे चलिए। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। यानी क्या हुआ? क्योंकि हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है, और कृषि इन बांधों की उपयोगिता क्या हुई? सिंचाई के लिए इनका प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, लोगों का सामाजिक जीवन में का विकास हुआ, साथ में आर्थिक विकास हुआ और देश का भी विकास हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को किसने कहा है? तो इसके लिए हम लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। या जवाहरलाल नेहरू ने बांधों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसके लिए हम लिखेंगे आधुनिक भारत के मंदिर। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाते हैं और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। अब कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बांधों के क्या नुकसान हैं। तो इसका पहला जो नुकसान हमने पढ़ा, या इसका क्या होगा कि बांध, नदियों पर बांध बनाने से उनका बहाव नियंत्रित करने में उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, यानी उनके बहाव में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण तलछट बहाव को कम कर देते हैं। तलछट की तली में जमा होने के कारण नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है, जिससे जलीय जीवों आवासों में भोजन की कमी होती है। इसके बाद बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। नेक्स्ट इसका दोष है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों की नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूबे जाती हैं। ये भी क्या इसके प्रमुख दोष हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। यानी
सामाजिक आंदोलन कौन से हुए? नर्मदा नदी को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ और टिहरी बांध के कारण भी बन गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापित के कारण है। यानी विस्थापन का मतलब होता है जब एक वहाँ के स्थायी लोगों को दूसरे जगह पर बसाना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो वो उन लोगों की क्या मांग रहती थी कि उनको रोजगार देना चाहिए, ज़मीन देनी चाहिए और उन उद्देश्य जो उद्देश्य के लिए बांध बनाया गया है उसका उनको फ़ायदा देना चाहिए। लेकिन सरकार ने कई बार ऐसा किया है कि उन लोगों को उन सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसके कारण लोगों ने विरोध किया है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों की इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो जाते हैं। यानी मृदा क्या हो जाती है? लवणीय हो जाती है, उसके अंदर नमक की मात्रा बढ़ जाती है, उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है? उनकी समाप्त हो जाती है। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। यानी अमीर और गरीब के बीच में अंतर पैदा हो चुका है। अमीर ज़्यादा अमीर होते चले गए और गरीब ज़्यादा गरीब होते चले गए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। यानी उन्होंने हिंसा का सहारा लिया या आंदोलन किए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम हो जाते हैं। जैसे दो नदियों जल वितरित के लिए दो राज्यों का आपस में झगड़ा। फॉर एग्जांपल यदि हम SYL की बात करें तो जिसमें हरियाणा और पंजाब का झगड़े हमेशा होते रहते हैं। ये अब आगे हम चलते हैं। हमारी जो प्रमुख नदियाँ, मुख्य नदियाँ हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैप में फिलअप करवाएंगे। अब आगे चलते हैं। हमें नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बहुत या बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। भूमि निम्नीकरण का मतलब है भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वर्षा जल संग्रहण, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।